आज की हमारी सीरीज का नाम है देवखेल, जिसमें आप देखेंगे कि एक गांव में शंकासुर नाम के एक असुर की पूजा की जाती है, जिसको लोग अपना भगवान मानते हैं। अगर उस गांव में कोई अपराध हो जाए तो लोग पुलिस वालों के पास भी नहीं जाते, क्योंकि वो असुर खुद ही उस अपराधी को मौत के घाट उतार देता है। अब क्या ये सच में है या फिर लोगों का अंधविश्वास, ये सीरीज देखकर ही पता चलेगा। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक तालाब में एक आदमी की लाश तैर रही थी और तालाब के किनारे गांव के कुछ लोग हाथ जोड़कर खड़े थे और अपने देवता से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन उनकी प्रार्थना में अंदर ही अंदर एक डर समाया हुआ था। तभी हम तालाब के किनारे एक आदमी को देखते हैं जो शंकासुर का भेष धारण किए खड़ा था। अब ये लोग कौन है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये देखने के लिए आपको ये सीरीज पूरी देखनी होगी। अब कहानी जाती है एक साल आगे, जहाँ हम देखते हैं कि एक पुलिस स्टेशन में नए इंस्पेक्टर के आने की तैयारियां चल रही थी। तभी एक कांस्टेबल बताता है कि आज गांव में होली का त्योहार है और इसी वजह से जगह जगह पर पालकियां भी सजाई जा रही हैं। तभी हमारी मुलाकात विश्वास सरजमी नाम के एक ऑफिसर से होती है और आज इनकी ही पोस्टिंग इस थाने में हुई थी, लेकिन विश्वास अपने पिता के साथ उनके कामों में बिजी थे। फिर उसके पिताजी उसको कहते हैं कि अब तुम्हारी उम्र हो गई है, इसलिए तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन विश्वास साफ साफ कह देता है कि अभी मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा। तभी थोड़ी ही देर बाद विश्वास पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। फिर पुलिस स्टेशन में विश्वास का स्वागत बड़े ही अच्छे तरीके से किया जाता है, लेकिन इस बात को लेकर विश्वास में बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं थी। दरअसल विश्वास जानबूझकर ट्रांसफर लेकर इसी गांव में आया था ताकि इसको ज्यादा काम ना करना पड़े। तभी एक पुलिस वाला जिसका नाम भिंडे है विश्वास को अपने इलाके के गाँव गिनवाने लगता है, लेकिन विश्वास का ध्यान भिंडे की बातों पर ना होकर अपने फोन पर था और वो इसी गाँव के एक व्लॉगर की वीडियो देख रहा था, जो कि अपने व्लॉग में देवटली गांव के उस रहस्यमयी तालाब के बारे में बता रहा था, जहां 15 साल के अंदर 15 लाशें मिली थी। अब ये सब देखकर विश्वास हैरान हो जाता है, लेकिन तभी उसके पास एसपी का फोन आता है। फिर विश्वास तुरंत फोन उठाकर एसपी से अनौपचारिक तरीके से बात करता है, क्योंकि ये दोनों बहुत गहरे दोस्त थे। दरअसल विश्वास जो वीडियो देख रहा था वो वीडियो इसके पास एसपी साहब ने ही भेजी थी और वो चाहते थे कि ये मामला किसी भी कीमत पर मीडिया तक न पहुंचे और विश्वास तुरंत ही इस केस को सुलझा दे। अब विश्वास ना चाहते हुए भी केस की जांच करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो अंदर जाकर देवटली गांव के बारे में पूछने लगता है। भिंडे बताता है कि मैंने जानबूझकर उस गांव को अपनी सूची में शामिल नहीं किया। तभी एक हेड कांस्टेबल बताता है कि उस गांव में पुलिस वालों का आना जाना बहुत ही कम होता है, क्योंकि अगर वहां कोई भी घटना होती है तो गाँव वाले खुद आकर उसकी रिपोर्ट लिखवा जाते हैं। फिर वो बताता है कि उस गाँव के लोग बहुत कम रिपोर्ट लिखवाने के लिए आते हैं, क्योंकि गाँव के लोगों का मानना है कि उनके देवता शंकासुर ही लोगों को सजा दे देते हैं। अब ये बात सुनकर विश्वास को थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए विश्वास पूछता है कि क्या हर साल होली के दिन ही खून होता है। फिर कांस्टेबल बताता है कि गांव वाले इस खून को अपराध नहीं मानते, बल्कि देवता की सजा मानते हैं। फिर विश्वास गांव के देवता के बारे में पूछता है। कांस्टेबल बताता है कि उस गांव में शंकासुर की मान्यता है और गांव के लोग उनको ही अपना सब कुछ मानते हैं, क्योंकि शंकासुर को लोक कथाओं में एक दैत्य के रूप में माना जाता है और कोंकण क्षेत्र में आज भी शंकासुर की पूजा होती है। अब भले ही वो असुर क्यों ना हो, गांव के लोग उनको ही अपना देवता मानते हैं। दूसरी तरफ गांव का माहौल इस समय कुछ अलग ही था। सभी के चेहरे पर एक अजीब सा उत्साह था। अब हर कोई पूजा की तैयारी कर रहा था और साथ ही गांव में एक चर्चा भी हो रही थी कि आज इस त्योहार में किसकी मौत होने वाली है, क्योंकि पिछले 15-20 सालों से ये सिलसिला यूं ही चलता आ रहा है और अब लोगों को पूरा विश्वास है कि आज भी तालाब के अंदर किसी न किसी की लाश जरूर मिलेगी। दूसरी तरफ विश्वास और उसकी टीम इस केस की जांच करने के लिए गांव की तरफ निकल जाती है। रास्ते में हेड कांस्टेबल विश्वास को बताता है कि हर साल गांव में शंकासुर किसी नदी या तालाब में अपना रूप धारण करके लोगों को सजा देता है, लेकिन कभी भी किसी गांव वाले ने पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। और गांव वालों का यह भी मानना है कि अगर पुलिस वाले उनकी मान्यताओं के बीच में आएंगे तो शंकासुर नाराज हो जाएगा और पूरे गांव को उसके प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। दरअसल 15 साल पहले जब यह सिलसिला शुरू हुआ था तो यहाँ पर इंस्पेक्टर जादव की ड्यूटी हुआ करती थी। फिर 3 साल तक कोशिश करने के बाद भी उनके
हाथ कुछ नहीं लगा और फिर उन्होंने अचानक से अपनी नौकरी छोड़ दी। अब उसने ऐसा क्यों किया, ये बात आज तक रहस्य ही बना हुआ है। तभी इसी दौरान गांव में शंकर और राजन नाम के दो लोगों का झगड़ा हो जाता है, जो पालकी उठाने को लेकर शुरू हुआ था और देखते ही देखते बात हाथापाई में बदल जाती है। राजन का पक्ष मजबूत होता है क्योंकि राजन अपनी अच्छाई के कारण ही गांव में जाना जाता है। तभी पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है और माहौल को शांत करवाने की कोशिश करती है। फिर विश्वास गांव के सरपंच काशीनाथ और उप सरपंच किशोर से मिलता है। सरपंच साफ साफ कह देता है कि होली के दिन गांव में पुलिस का कोई काम नहीं होता, ये हमारी परंपरा है, इसलिए हम खुद देख लेंगे। लेकिन विश्वास शांति से जवाब देता है कि हम लोग सिर्फ सामान्य जांच के लिए ही आए हैं। लेकिन इतने में किशोर भड़क जाता है और गुस्से में कहता है कि गांव की सुरक्षा हमारे देवता खुद कर लेंगे, हमें पुलिस की कोई जरूरत नहीं है। फिर सरपंच माहौल को संभालने की कोशिश करता है और सुझाव देता है कि पुलिस दर्शन करके वापस लौट जाए। फिर गांव वाले भी धीरे धीरे वहां से हटने लगते हैं, लेकिन विश्वास अपनी जगह से नहीं हिलता। तभी किशोर फिर से मुड़कर आता है और गुस्से में कहता है कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन तभी विश्वास खड़ा होता है और बिना कुछ कहे किशोर को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। ये सब देखकर वहां पर मौजूद सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिर विश्वास सख्त लहजे में कहता है कि पुलिस यहाँ से नहीं जाएगी, जो करना है कर लो। फिर वो अपनी पूरी टीम को गांव के अलग अलग हिस्सों में तैनात कर देता है। अब पूरे गांव का माहौल बदल चुका था। तभी गांव का एक बुजुर्ग महाडिक काका आगे आते हैं और शांत आवाज में कहते हैं कि अगर पुलिस की मौजूदगी से किसी की जान बच सकती है तो इसमें बुराई ही क्या है। फिर सरपंच भी इस बात के लिए मान जाता है और कहता है कि पुलिस अपनी निगरानी रख सकती है, लेकिन गांव के इस उत्सव में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए। फिर वो चेतावनी देते हुए कहता है कि जब शंकासुर का रूप धारण किए हुए कलाकार दौड़ते हुए निकले तो कोई भी उनको रोकेगा नहीं, क्योंकि उनके रास्ते में किसी भी तरह की बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि ये हमारे गांव की परंपरा है जिसको हम सालों से निभाते आ रहे हैं। फिर पुलिस भी हालातों को देखते हुए सहमत हो जाती है। अब धीरे धीरे शाम ढलती है और रात होते ही पूरा का पूरा गांव उत्सव के रंग में डूब जाता है। अब चारों तरफ ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजने लगती है और देव खेल की शुरुआत हो जाती है। फिर कलाकार शंकासुर का डरावना रूप धारण करते हैं। वो चेहरे पर भयानक मेकअप करते हैं और हाथों में जलती हुई मशालें उठा लेते हैं। अब पूरे गांव में अजीब सा रोमांच और डर दोनों ही महसूस होने लगता है। इसी दौरान विश्वास भी अपने बाबा के पास फोन करता है, लेकिन बार बार कॉल करने के बावजूद वो अपना फोन नहीं उठाते। अब ये बात विश्वास को बेचैन करने लगती है। फिर वो तुरंत गांव की जिम्मेदारी भीड़े को सौंपता है और खुद घर के लिए निकल पड़ता है। फिर जैसे ही वो अपनी गाड़ी के पास पहुंचता है, अचानक उसके सामने से शंकासुर के भेष में एक व्यक्ति तेजी से दौड़ता हुआ गुजरता है। एक पल के लिए तो विश्वास भी डर जाता है, लेकिन फिर वो खुद को संभाल कर अपने घर पहुंच जाता है और वहां जाकर अपने बाबा को संभालता है, जो कि बिल्कुल सही सलामत थे। फिर वो उनको आराम करने के लिए कहकर भीड़े के पास फोन करके गांव की जानकारी लेता है। भीड़े बताता है कि यहाँ पर सब कुछ सामान्य है, लेकिन अगली सुबह हालात बदल जाते हैं। सुबह सुबह विश्वास के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। फिर जब वो दरवाजा खोलता है तो देखता है सामने भीड़े खड़ा था और इस समय वो काफी घबराया भी हुआ था। फिर वो धीरे से बताता है कि गांव में फिर से एक लाश मिली है। ये बात सुनते ही विश्वास सुन्न हो जाता है और तुरंत वहां पर जाने की तैयारी करता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। सेकंड एपिसोड में हम सुबह नाम की एक औरत को देखते हैं जो अपने छोटे बच्चे के साथ रहती है। वो अपने बेटे को शंकासुर की कहानी सुना रही थी कि कैसे शंकासुर ने देवताओं से 4 वेद चुरा लिए थे ताकि इंसानों में ज्ञान बांट सके, और फिर उन्होंने समुद्र के अंदर एक शंख भी छुपा दिया। फिर भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर उसको मार दिया, लेकिन क्योंकि उसका उद्देश्य इंसानों की भलाई था, इसलिए आज भी उसको देवता के रूप में ही पूजा जाता है। इस समय वो बच्चा बड़ी ही दिलचस्पी से ये कहानी सुन रहा था। फिर जैसे ही सुबह अंदर जाती है, बाहर 2 आदमी आते हैं और बच्चे के सामने उसकी माँ के बारे में गलत बातें करने लगते हैं। दरअसल सुबह का पति शराबी था और गांव में उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं थी, इसलिए बच्चा भी चुपचाप ये सारी बातें सुनता रहता है और उसके चेहरे पर डर और अपमान दोनों ही साफ साफ दिखाई दे रहे थे। तभी ढोल की आवाज आती है और शंकासुर का जुलूस वहां से गुजरता है। लोग नाचते नाचते आगे बढ़ते हैं और फिर सुबह और उसका बेटा भी बाहर आकर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और शंकासुर की पूजा करने लगते हैं। इस समय इनके दिल में आस्था और डर दोनों ही चीजें थी। तभी गांव के लोग तालाब के किनारे इकट्ठा हो जाते हैं
जहाँ पानी में एक लाश तैर रही थी। किसी को भी नहीं पता था कि ये लाश किसकी है। फिर जैसे ही लाश को पलटा जाता है, सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि ये लाश राजन की थी। अब सभी लोगों को दुख भी था क्योंकि राजन इस गांव का सबसे सीधा और नेक इंसान था। अब सवाल ये उठता है कि अगर वो इतना अच्छा था तो उसको ये सजा क्यों मिली। इतने में विश्वास भी वहां पर पहुंच जाता है और देखता है कि गांव वाले लाश को पानी से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो तुरंत उनको रोकता है और साफ साफ कह देता है कि कोई भी बॉडी को हाथ नहीं लगाएगा। दरअसल वो इस केस की जांच करना चाहता था, लेकिन गांव वाले उसका विरोध करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि ये देवता की इच्छा है और पुलिस को इसमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग पुलिस का साथ भी देते हैं और कहते हैं ये हत्या भी तो हो सकती है। अब यहाँ का माहौल गर्मा जाता है, लेकिन विश्वास अपनी बात पर अड़ा रहता है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का फैसला करता है। तभी हम देखते हैं कि अपने बेटे की मौत पर राजन के पिता विश्वनाथ भी पूरी तरह से टूट चुके थे। फिर जाते जाते वो शंकर को कहते हैं कि अब हमेशा के लिए पालकी उठाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। तभी कुछ देर बाद पुलिस वाले भी राजन के घर पर पहुंच जाते हैं और वहां पर उनको पता चलता है कि राजन की पत्नी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। फिर विश्वास वो दरवाजा तोड़वाता है और जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल होता है तो उन दोनों के आमने सामने आते ही ऐसा महसूस होता है जैसे इनका पहले भी कोई रिश्ता है। फिर विश्वास हॉस्पिटल में पहुंचता है जहां राजन का पोस्टमार्टम चल रहा था। इस समय बाहर गांव के लोग भी जमा थे और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे क्योंकि ये लोग बॉडी को वापस मांग रहे थे। तभी डॉक्टर रिपोर्ट देखकर बताता है कि ये कोई सामान्य मौत नहीं है बल्कि साफ तौर पर एक हत्या है। राजन की पीठ पर अजीब से निशान भी है, जैसे किसी कठोर चीज से उसको रगड़ा गया हो और सिर पर भी भारी वस्तु से वार किया गया है। अब इन सब संकेतों से यही पता चलता है कि राजन की हत्या हुई है। तभी विश्वास को याद आता है कि उसको क्राइम सीन से एक सफेद बाल भी मिला था जो देखने में किसी जानवर जैसा लग रहा था। डॉक्टर कहता है कि सच्चाई जानने के लिए बॉडी को मुंबई भेजना पड़ेगा, लेकिन बाहर की स्थिति को देखते हुए ये काम आसान नहीं था। फिर डॉक्टर एक महत्वपूर्ण बात और बताता है कि राजन के हाथ में एक टूटी हुई चैन का टुकड़ा भी फंसा हुआ था, जो इस बात का संकेत है कि उसने मरने से पहले किसी से संघर्ष किया था। अब ये बात सुनते ही विश्वास तुरंत भीड़े को आदेश देता है कि उस चैन की पूरी जानकारी निकालो और पिछले 15 सालों में जितने भी मर्डर हुए हैं उन सब की फाइल लेकर आओ। फिर भीड़े बताता है कि शुरू में कुछ केस तो दर्ज हुए थे, लेकिन बाद में हर मौत को डूबने का मामला बताकर बंद कर दिया गया। अब ये बात सुनकर विश्वास को शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं सच्चाई को दबाया गया है। फिर जैसे ही विश्वास हॉस्पिटल से बाहर निकलता है तो गांव के कुछ लोग उसको घेर लेते हैं। तभी गुस्से में किशोर भी वहां पर आता है और धमकाते हुए बॉडी वापस मांगने लगता है, लेकिन विश्वास बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। अब गांव में राजन के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन तभी पुलिस वहां पर भी पहुंच जाती है और विश्वास उन सब के सामने बताता है कि राजन के हाथ में जो चैन मिली है वो चैन रामेश्वर महाडिक की है। फिर रामेश्वर आगे बढ़कर कहता है कि वो चैन मेरी जरूर है, लेकिन मैंने वो अपने बेटे को दी थी जिसमें गणेश जी का लॉकेट भी लगा था। उसके बेटे का नाम था शंकर, जो कि वही इंसान है जो राजन से झगड़ा किया करता था। अब विश्वास का शक सीधा शंकर पर चला जाता है। फिर पुलिस वाले उससे पूछताछ करने के लिए उसको साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन गांव वाले विरोध करने लगते हैं और कहते हैं ये सब शंकासुर की लीला है, इसलिए इस मामले में किसी निर्दोष को मत फंसाओ। तभी इसी हंगामे के बीच विश्वास को कुछ याद आता है और वो पीछे मुड़कर उस व्यक्ति को तलाशने लगता है जिसने शंकासुर का भेष धारण किया था, क्योंकि शायद उसी के पास इस रहस्य की असली चाबी छिपी हुई है। क्योंकि जब पुलिस वाले इस गांव में पहली बार आए थे तो शंकासुर का भेष धारण किए कलाकारों की भीड़ में एक आदमी साफ साफ नजर आ रहा था, लेकिन फिर वो अचानक से कहीं गायब हो गया, जैसे हवा में ही घुल गया हो। अब पूरी पुलिस उसको ढूंढती रह जाती है, लेकिन उसका तो कोई भी सुराग नहीं मिलता। तभी हम उसी रहस्यमयी आदमी को देखते हैं जिसके हाथ में वही गणेश जी का लॉकेट था जो राजन के हाथ में मिला था। और इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ये आदमी इस पूरे मामले के साथ जुड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं सुबह का शराबी पति वापस घर लौट आता है और इस बार उसके साथ 2 आदमी भी थे। दरअसल इसने शराब के बदले में अपनी पत्नी का सौदा कर दिया था। फिर वो दोनों ही आदमी सुबह के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार सुबह कमजोर नहीं पड़ती। वो पूरी ताकत से उनका सामना करती है और उनको मारकर घर से भगा देती है। फिर वो अपने पति को भी कमरे में बंद कर देती है। अब उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि हिम्मत और गुस्सा दिखाई देता है। तभी उसका बेटा उसके पास आता है और उसके आंसू पोंछते हुए कहता है कि शंकासुर
शंकासुर बाबा सब कुछ देख रहे हैं और वो इनको जरूर सजा देंगे। तभी हमें शंकासुर का भेष धारण करने वाला एक कलाकार दिखता है जो अपने घर के अंदर खुद को बंद कर लेता है। फिर बाहर लोग उसको बुलाने के लिए आते हैं ताकि वो फिर से उत्सव में हिस्सा ले सके, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसका कहना था कि हर साल जब किसी की मौत होती है तो शक सबसे पहले मुझ पर ही आता है और इस बार तो पुलिस भी एक्टिव है, इसलिए खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। फिर उसकी पत्नी उसको समझाती है कि डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि पुलिस ने शंकर को पकड़ लिया है और शक अब उसी पर है। ये बात सुनकर वो थोड़ी हिम्मत जुटाता है और दरवाजा खोल देता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन के अंदर शंकर से सख्ती से पूछताछ की जा रही थी। फिर वो मान लेता है कि उसका राजन के साथ झगड़ा हुआ था, लेकिन वो बार बार यही कहता है उसका खून मैंने नहीं किया और जो चैन उसके पास से मिली है वो चैन खुद मैंने राजन के पास गिरवी रखी थी। लेकिन विश्वास को उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उसको लगता है कि शंकर कुछ छुपा रहा है। दूसरी तरफ सब इंस्पेक्टर भिंडे पुराने केस फाइल खंगाल रहा था। तभी उसको एक पैटर्न नजर आता है कि बीते सालों में जिन लोगों की भी मृत्यु हुई है उन सभी ने कोई न कोई बुरा काम किया था, जिनके पाप की चर्चा गांव में हुआ करती थी। अब ऐसा लग रहा था कि हर एक पापी की मौत को सजा का रूप दिया गया है। तभी रात को जब दो लोग शंकासुर का भेष बनाकर दौड़ रहे थे तो अचानक से पीछे वाला व्यक्ति आगे वाले पर कोड़े से हमला कर देता है और आगे वाला गिर जाता है। दरअसल इसका नाम गणेश था और इसके भी हाथ में वही लॉकेट था। फिर पुलिस वाले जब इसको पकड़कर पूछताछ करते हैं तो वो डर के मारे भागने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार पकड़ा जाता है। फिर पूछताछ में गणेश बताता है कि मैंने लॉकेट नहीं चुराया, बल्कि ये लॉकेट तो मुझे खुद राजन ने दिया था। फिर गणेश एक दर्दनाक कहानी बताता है कि मेरी बेटी का पैर टूट गया था और मेरे पास इलाज करवाने के भी पैसे नहीं थे। फिर राजन ने खुद ये लॉकेट मुझे दिया और कहा कि इसको बेचकर अपनी बेटी के पांव का इलाज करवा लो। लेकिन गणेश को पता था कि ये लॉकेट शंकर का है, इसलिए उसने बेचने की हिम्मत नहीं की और अपने पास छुपा कर रख लिया। फिर अगले दिन जब राजन की मौत की खबर आई तो गणेश डर गया क्योंकि उसको लग रहा था कि ये लॉकेट उसके लिए अब मुसीबत बन सकता है। फिर विश्वास खुद गणेश के घर पर जाता है और देखता है कि उसकी बेटी सच में घायल है और उसके घर की हालत भी बेहद खराब थी। फिर वो बिना कुछ कहे उनको इलाज के लिए पैसे देता है, लेकिन जाते जाते उसकी नजर एक पुरानी सी संदूक पर पड़ जाती है। फिर जब वो उसको खोलकर देखता है तो उसके अंदर उसको शंकासुर का मास्क मिलता है। ये वही मास्क है जो गणेश हर साल पहना करता था। अब ये सब देखकर विश्वास के मन में कुछ और सवाल उठते हैं, लेकिन वो उनको मन में ही दबा लेता है। तभी रास्ते में उसको एक स्कूल दिखाई देता है जहाँ पर उसको पता चलता है कि ये स्कूल राजन ने लड़कियों की पढ़ाई के लिए शुरू किया था, जो गांव के हिसाब से बहुत बड़ा कदम था। स्कूल की सारी जिम्मेदारी सारिका के कंधों पर है। तभी रात को जब विश्वास अपने बाबा के साथ बैठा था तो उसके पास डॉक्टर रोहन का फोन आता है। डॉक्टर बताता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई अहम बातें सामने आई हैं। राजन के सिर पर बांस जैसी किसी कठोर चीज से वार किया गया था और उसकी पीठ पर कोड़े के भी निशान थे, लेकिन उसकी मौत डूबने से हुई है, यानी उसको जख्मी हालत में पानी के अंदर फेंक दिया गया। उसने मरने से पहले हमलावर से काफी संघर्ष भी किया था और उसके दांतों में हमलावर की चमड़ी के टुकड़े भी मिले हैं। इसका मतलब कि कातिल के शरीर पर काटने का निशान जरूर होगा। और साथ में हमें जो सफेद बाल मिला था वो किसी जंगली गाय का था। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। फोर्थ एपिसोड की शुरुआत उसी बच्चे के साथ होती है जिसको पहले भी तंग किया गया था। कुछ आदमी उसको पकड़कर तालाब में फेंक देते हैं, लेकिन वो किसी तरह से बचकर घर पहुंच जाता है। फिर उसकी माँ उसको फिर से वही बात समझाती है कि शंकासुर सब कुछ देख रहा है और वो उन लोगों को जरूर सजा देगा। तभी अचानक से बाहर घंटियों की आवाज गूंजने लगती है और अंधेरे में शंकासुर का भयानक रूप दिखाई देता है। वो उन बदमाशों पर हमला करता है और उनको बेरहमी से मार डालता है। अब इस सीन को देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि क्या ये सच में कोई देवता है या फिर कोई इंसान जो इस रूप को न्याय के लिए धारण करता है। अगले सीन में हम देखते हैं एक व्यक्ति दूसरे शंकासुर कलाकार के पास आता है और कहता है कि तुम्हें राजन के पिता ने बुलाया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस स्टेशन में विश्वास शंकर की मेडिकल जांच करवाता है क्योंकि उसको शक है कि शायद उसके शरीर पर काटने का निशान जरूर होगा, लेकिन जांच में ऐसा कोई भी निशान नहीं मिलता, जिससे ये बात तो साफ हो जाती है कि शंकर शायद इस हत्या में सीधे तौर पर शामिल नहीं है। अब ये मामला और भी उलझ चुका है और असली कातिल अब भी आजाद घूम रहा है। इस समय विश्वास के हाथ में एक जंगली गाय की तस्वीर भी थी और उसके दिमाग में एक सवाल बार बार घूम रहा था। फिर वो एक कांस्टेबल से पूछता है कि क्या जंगली गाय के बालों से चाबुक बनाया जा सकता है, लेकिन किसी के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं था।
दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन के बाहर माहौल गर्म हो चुका था। वहां पर भारी भीड़ जमा हो गई थी और हर कोई राजन की बॉडी वापस मांग रहा था। भीड़ में राजन के पिता विश्वनाथ और राजन की पत्नी सारिका भी थी। फिर विश्वास बाहर आकर सभी को समझाने की कोशिश करता है कि जांच पूरी करने के लिए मुझे सिर्फ 1 दिन और चाहिए, लेकिन गांव वालों के मन में डर बैठ चुका था। उनको लगता था कि अगर शंकासुर की सजा में देरी हुई तो पूरा गांव उसके प्रकोप का शिकार हो जाएगा। तभी विश्वास के पास एसपी साहब का फोन आता है और वो बताते हैं कि अब ये मामला मीडिया तक पहुंच चुका है और शंकासुर की रहस्यमयी मौतों की चर्चा हर जगह पर हो रही है। इससे हम पर दबाव और बढ़ जाएगा। तभी शक के आधार पर पुलिस वाले एक व्लॉगर को पकड़कर स्टेशन लाते हैं जिसने शंकासुर पर वीडियो बनाई थी, लेकिन वो साफ साफ कह देता है कि मैंने सिर्फ लोक कथाओं पर ही वीडियो बनाई थी, मैंने किसी भी केस की जानकारी लीक नहीं की। तभी उसके पास डॉक्टर का फोन आता है और विश्वास डीएनए रिपोर्ट के बारे में बात करता हुआ बाहर चला जाता है। फिर वो भिंडे को आदेश देता है कि व्लॉगर के सारे वीडियो ध्यान से चेक करो। इसी दौरान 2 कांस्टेबल आपस में गांव की परंपराओं और शंकासुर के रिवाजों पर चर्चा करने लगते हैं और कुछ देर के लिए भिंडे का ध्यान वीडियो से हट जाता है, लेकिन अचानक वीडियो में एक अजीब सी चीज नजर आती है। एक शंकासुर का भेष धारण किया हुआ व्यक्ति किसी भारी चीज को घसीटते हुए कहीं पर ले जा रहा था। ये देखकर मामला और भी संदिग्ध हो जाता है। फिर रात होते ही पुलिस मजबूरी में राजन की बॉडी गांव वालों को सौंप देते हैं। अब गांव की परंपरा के अनुसार शंकासुर जिसको भी सजा देता है उसका अंतिम संस्कार गांव की सीमा के बाहर ही किया जाता है और उसकी राख को पानी में नहीं बहाया जाता। इसी दौरान डॉक्टर का फिर से एक बार फोन आता है और वो बताता है कि डीएनए रिपोर्ट आज नहीं बल्कि कल मिलेगी। फिर ये बात सुनकर विश्वास बेचैन हो जाता है, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए वापस स्टेशन आकर वीडियो को ध्यान से देखने लगता है। तभी एक वीडियो में शंकासुर का कॉस्ट्यूम बनाने वाला व्यक्ति बताता है कि उसकी दाढ़ी और मूंछ जंगली गाय के बालों से बनाई जाती है। अब ये बात सुनते ही विश्वास के दिमाग में एक नई कड़ी जुड़ जाती है और उसको यकीन हो जाता है कि ये किसी देवता का काम नहीं बल्कि एक इंसान का खेल है जो शंकासुर का भेष पहनकर लोगों को मार रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं राजन की चिता के पास एक शंकासुर बनने वाला कलाकार बैठा था और उसके साथ रघु भी था जो राजन के घर में काम किया करता था। वहाँ दोनों चुपचाप बैठे थे जैसे किसी गहरे राज में डूबे हों। अब ये लोग अपने मन में कौन सा राज छुपाए हैं ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। 5वें एपिसोड की शुरुआत भी उसी बच्चे के साथ होती है जो कि अब थोड़ा बड़ा हो चुका है। गांव के लोग आज भी उसको तंग करते हैं, इसलिए वो शंकासुर बनना चाहता है क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ एक भेष नहीं बल्कि न्याय और ताकत का प्रतीक है। लेकिन उसका पिता उसको इस परंपरा से दूर रखना चाहता है और गुस्से में आकर शंकासुर का मास्क भी जला देता है। तभी रात को अंधेरे में शंकासुर का रूप धारण किए एक व्यक्ति किसी आदमी को पानी में डुबोकर मार डालता है। फिर अगले दिन जब उस आदमी की लाश मिलती है तो ये बात साफ हो जाती है कि कोई इंसान ही उस रूप को धारण करके लोगों को सजा दे रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं 3 शंकासुर कलाकार अभ्यास कर रहे थे। तभी विश्वास वहां पर आ जाता है क्योंकि इसको शक है कि जरूर कातिल इनमें से ही कोई है। फिर वो उन तीनों के मास्क अपने कब्जे में लेकर टेस्टिंग के लिए भेज देता है और तीनों के घरों की तलाशी लेने का भी आदेश देता है। लेकिन सरपंच और उप सरपंच इस बात का विरोध करते हैं, लेकिन विश्वास भी अपने फैसले पर अड़ा रहता है। फिर पुलिस वाले तीनों को स्टेशन लाकर उनसे पूछताछ करते हैं और उनकी बॉडी पर काटने के निशानों को भी चेक करते हैं क्योंकि पोस्टमार्टम में पता चला था कि राजन ने हमलावर को काटा था। तभी विश्वास की नजर एक आदमी के पांव पर पड़ती है जिस पर काटने का निशान था। फिर वो आदमी बताता है कि मुझे कुत्ते ने काट लिया था और मैं इसका इलाज भी करवा चुका हूँ। फिर पूछताछ करने पर रघु भी खुद को निर्दोष बताता है और कहता है कि उस रात मैं शराब की दुकान पर था। इतने में पुलिस स्टेशन के बाहर भीड़ जमा हो जाती है और एसपी भी वहां पर पहुंच जाते हैं। फिर जब वो पूछता है कि क्या तुम लोगों के पास कोई ठोस सबूत है तो भिड़े कह देता है कि हमारे पास अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है। फिर मजबूरी में एसपी साहब आदेश देते हैं कि तीनों को छोड़ दिया जाए। फिर विश्वास 2 लोगों को तो छोड़ देता है लेकिन रघु को रोक कर रखता है क्योंकि उसके घर से एक चिट्ठी मिली थी जिसमें शंकासुर से किसी को सजा देने की प्रार्थना की गई थी। रघु बताता है कि गांव के लोग ऐसे ही मुझे अपनी अपनी शिकायतें भेजते हैं और ऐसा हर साल होता है क्योंकि उनकी शंकासुर में बहुत ही आस्था है। तभी पूछताछ के दौरान रघु बताता है कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और अब वो अपने मामा के गांव में रहता है। तभी भिड़े डीएनए रिपोर्ट लेकर आता है और रिपोर्ट सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। क्राइम सीन से मिला एक बाल तीनों में से किसी से भी मैच नहीं करता, लेकिन असली झटका तो तब लगता है जब उनको पता चलता है कि राजन के दांत में फंसा स्किन सैंपल किसी पुरुष का नहीं बल्कि किसी महिला का है। अब वो महिला कौन है ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा।
6th एपिसोड की शुरुआत भी उसी बच्चे के साथ होती है जिसका पिता उसकी माँ को पैसे के लिए पीट रहा था। ये सब देखकर उसके अंदर का गुस्सा और भी उभर जाता है। फिर रात में जब उसका पिता नशे में होता है तो शंकासुर का भेष धारण किए कोई व्यक्ति उसको बेरहमी से पीट डालता है और फिर अगले दिन उसकी लाश पानी में मिलती है। और जिसने भी ये शंकासुर का रूप धारण किया हुआ था ये कोई आदमी नहीं बल्कि कोई महिला थी जो शंकासुर बनकर पापियों को सजा दे रही है। फिर इसी सच्चाई का पता लगाने के लिए विश्वास एक महिला कांस्टेबल को अपने साथ लेकर राजन के घर पर जाता है और उसकी पत्नी सारिका से पूछताछ करता है। वो सवाल करता है कि क्या तुम अपने पति के साथ खुश थी? सारिका कहती है हाँ, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही सच्चाई बयान कर रही थी। फिर विश्वास कमरे में नजर दौड़ाता है और उसको फर्श पर सूखा हुआ पेंट दिखाई देता है। जब वो दीवार को ध्यान से देखता है तो पेंट के नीचे लाल रंग झलकता है जो कि रंग नहीं बल्कि खून था। इस समय बाहर से एक औरत खड़ी खड़ी सब कुछ देख रही थी। फिर जैसे ही वो वहां से जाने लगती है उसके हाथ से कुछ सामान गिर जाता है। फिर आवाज सुनकर विश्वास का ध्यान उस तरफ चला जाता है और फिर वो उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है, लेकिन अंधेरे में वो साफ नहीं देख पाता कि वो औरत कौन है। तभी बाहर निकलते ही उसको रघु दिखाई देता है और वो उसको फिर से पकड़ लेता है, लेकिन रघु कहता है साहब मैं तो यहीं पर काम करता हूँ। फिर पूछने पर राजन के पिता भी इस बात की पुष्टि कर देते हैं कि ये लड़का यहीं पर काम करता है। अब कातिल कौन है ये रहस्य और भी गहरा होता जा रहा था। विश्वास को ये तो पता था कि कातिल कोई महिला है, कौन थी इसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। तभी थोड़ी दूरी पर विश्वास की नजर एक घबराई हुई औरत पर पड़ती है। फिर वो जैसे ही उसको देखती है उसकी सांसें तेज हो जाती है और वो पीछे हटने लगती है। फिर विश्वास तुरंत उसकी तरफ बढ़ता है और उसके हाथ को पकड़कर ध्यान से देखता है और उसको उसकी कलाई पर काटने का निशान भी मिल जाता है। अब सच्चाई सामने आती है कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि सारिका की बहन सोनाली थी। फिर विश्वास उसको स्टेशन पर ले जाने लगता है, लेकिन तभी सारिका बीच में आकर उसको रोक देती है क्योंकि उसकी आंखों में डर और थकान साफ दिखाई दे रही थी। फिर वो धीमी आवाज में कहती है कि अब सच्चाई छुपाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि सब कुछ बता देना ही बेहतर होगा। फिर सारिका और सोनाली विश्वास को जो सच्चाई बताते हैं उसको सुनकर विश्वास अंदर से हिल जाता है। वो दोनों कहती हैं कि कई बार असुर का चेहरा पहनने वाले लोग बुरे नहीं होते और कई बार अच्छे दिखने वाले लोग ही असल में असुर निकलते हैं। राजन भी बाहर से एक सभ्य और भला इंसान लगता था, लेकिन असल में वो एक दरिंदा था। वो हर रोज शराब के नशे में सारिका को बेरहमी से पीटा करता था। वजह थी उसके घर पर बच्चा ना होना, जबकि सच्चाई ये थी कि कमी खुद राजन में थी, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था और अपनी कमी को छुपाने के लिए वो हर रोज अपनी पत्नी पर अत्याचार किया करता था। फिर होली की रात वो फिर से नशे में धुत होकर सारिका को पीटने लगता है, लेकिन इस बार सोनाली सब कुछ देख लेती है और उसको रोकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन बात इतनी बढ़ जाती है कि तीनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है। अब इसी हाथापाई के दौरान सारिका राजन के सिर पर डंडे से वार कर देती है और राजन पीछे की तरफ लड़खड़ाता हुआ दीवार से जा टकराता है, जिसके कारण उसके सिर से बहता हुआ खून दीवार पर फैल जाता है। अब सच्चाई जानने के बाद विश्वास की उलझने खत्म हो जाती है और वो तनाव में अपने घर पर चला जाता है। फिर उसके पिता उससे पूछते हैं कि क्या बात है, लेकिन विश्वास सिर्फ इतना ही कहता है कि इस बार शंकासुर का पैटर्न कुछ अलग लग रहा है। इस बार मौत तो हुई है, लेकिन क्या सच में उसके पीछे का रीजन वही है जो मुझे बताया गया है या फिर कुछ और है? फिर उसके पिता उसको सलाह देते हैं कि तुम जाकर पुराने केसों को ध्यान से देखो, कई बार वर्तमान की गुत्थी अतीत में जाकर सुलझती है। फिर विश्वास एक बार फिर से उन पुराने केसों की फाइल खोलता है और जांच में सामने आता है कि 3 में से 2 बार क्राइम सीन से ऊन के रेशे मिले थे, लेकिन ये बात बहुत ही अजीब थी क्योंकि स्थानीय शंकासुर के कॉस्ट्यूम में ऊन का तो इस्तेमाल ही नहीं होता था। फिर कांस्टेबल बताता है कि देवस्थली के शंकासुर कॉस्ट्यूम में ऊन का उपयोग नहीं होता। ये बात सुनकर टीम उस दर्जी के पास पहुंच जाती है जो कॉस्ट्यूम तैयार करता है। दर्जी बताता है कि अलग अलग गाँव में कॉस्ट्यूम अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं और कुछ गाँव में दाढ़ी मूंछ बनाने के लिए भी ऊन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर वो 3 गाँव के नाम बताता है, खड़पली, रामबाड़ी और पालनेर। फिर जैसे ही पालनेर का नाम सामने आता है विश्वास को एक पुरानी याद आने लगती है कि रघु ने खुद बताया था कि वो वहीं का रहने वाला है। अब उसका शक और गहरा होने लगता है। फिर विश्वास और उसकी टीम तुरंत रघु के घर पर पहुंच जाती है। फिर वहां पहुंचकर पुलिस वाले उसको चाय बनाने में उलझा देते हैं और इसी दौरान उसके घर की तलाशी ली जाती है। अंदर एक लकड़ी की सीढ़ी ऊपर की मंजिल की तरफ जाती थी। तभी रघु बाहर आता है और पूछता है, आप लोग यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हो? तभी विश्वास उसको एक शंकासुर का
का मास्क दिखाता है, जिसको देखकर रघु के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट आ जाती है। लेकिन विश्वास उसको तुरंत गिरफ्तार नहीं करता, बल्कि पहले वो मास्क के धागों का डीएनए टेस्ट करवाना चाहता था, ताकि उसको क्राइम सीन से मिले सबूतों से जोड़ा जा सके। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। लास्ट एपिसोड की शुरुआत होती है रघु के बचपन से, जो लोगों के बीच होते हुए भी अकेला ही महसूस करता था। गांव के बच्चे उसको चिढ़ाया करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे और हर समय उसको बुरा भला कहते थे। उसका गांव में कोई दोस्त भी नहीं था। फिर धीरे धीरे उसने खुद को एक नई काल्पनिक दुनिया में ढाल लिया, जहां पर उसका एक ही साथी था और वो था शंकासुर। वो हमेशा अपने कमरे में बैठकर मुखौटे से बातें किया करता था, जैसे वो कोई जीवित देवता हो, और वो मन ही मन मानने लगा था कि शंकासुर ही न्याय करता है। फिर एक दिन उसकी माँ ये सब कुछ देख लेती है और काफी डर जाती है। फिर वो उसके सारे कपड़े और सामान घर से बाहर फेंक देती है, ये सोचकर कि ऐसा करने से उसका बेटा सामान्य हो जाएगा। लेकिन रघु गुस्से में अपना आपा खो देता है और अपनी माँ का गला पकड़ लेता है और कहता है, अगर भगवान से नहीं डरे तो राक्षस से तो डरना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद ही शंकासुर हूँ। इस समय उसकी आंखों में एक अजीब सी सनक झलक रही थी, जिसको देखकर उसकी माँ सहम जाती है। तभी उसी रात गांव में एक घटना होती है। लोग देखते हैं कि एक बावड़िया और शंकासुर का भेष धारण किया हुआ एक आदमी साथ साथ दिखाई देते हैं। फिर अगले दिन बावड़िया की लाश मिलती है। तभी रघु अपनी माँ से कहता है कि ये सजा शंकासुर ने ही दी है। अब उसकी सोच धीरे धीरे बदल चुकी थी और वो अब हकीकत और भ्रम के बीच में फर्क नहीं कर पा रहा था। अब प्रेजेंट में विश्वास पालनेर जाकर रघु के अतीत की जांच करता है। स्कूल से पता चलता है कि रघु को बचपन से ही बहुत तंग किया जाता था। वो छोटा सा बच्चा बहुत कुछ सहता था और अपने गुस्से को अंदर ही अंदर दबा लेता था। उसके पिता की मौत के बाद वो बहुत ही चुप रहने लगा। फिर उसकी माँ उसको इलाज के लिए रत्नागिरी के मानसिक हॉस्पिटल में लेकर गई, जहाँ डॉक्टर ने उसको बताया कि रघु गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रहा है। उसने अपने दर्द और अपमान से बचने के लिए अपने अंदर एक दूसरी पहचान बना ली थी, जिसका नाम है शंकासुर। डॉक्टर बताती है कि रघु मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से पीड़ित है और उसकी दूसरी पर्सनैलिटी तभी बाहर आती है जब वो किसी बात को लेकर ट्रिगर हो जाता है। अब ये ट्रिगर कोई वर्ड, कोई घटना या फिर कोई पुरानी याद भी हो सकती थी, लेकिन रघु के लिए वो ट्रिगर था चूहा, वही नाम जिसको बोल बोलकर बचपन में सब लोग उसको चिढ़ाया करते थे। अब प्रेजेंट में एक गांव के अंदर एक डांस प्रतियोगिता हो रही थी। यहाँ पर हर कोई शंकासुर का भेष पहने हुए था। कातिल को पहचानना लगभग नामुमकिन था। तभी विश्वास भी वहाँ पर पहुँच जाता है और सबके सामने दावा करता है कि मुझे पता है कि असली कातिल कौन है। तभी उसके पास डॉक्टर का फोन आता है और वो बताता है कि रघु के मास्क में से मिले सैंपल क्राइम सीन से मैच हो गए हैं। अब ये बात क्लियर हो जाती है कि सभी हत्याओं के पीछे रघु का ही हाथ है, लेकिन उसको पहचानना अभी भी मुश्किल था। फिर विश्वास एक चाल चलता है। वो स्टेज पर जाता है और मास्क उठाता है और जोर जोर से एक वर्ड बोलता है, चूहा। फिर जैसे ही ये वर्ड चारों तरफ गूंजता है, भीड़ में खड़ा एक शंकासुर अचानक से मुड़कर उसकी तरफ देखता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि रघु था। अब उसकी आंखों में वही दर्द और आग साफ साफ दिखाई दे रही थी। अब इस घटना को 3 महीने बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि रघु फिर से मानसिक हॉस्पिटल में भर्ती है। गांव में अब भी शंकासुर के प्रति खूब आस्था है, लेकिन अंधविश्वास टूट चुका है। तभी 1 साल बाद होली के अगले दिन विश्वास कुंड के पास खड़ा होता है और देखता है कि इस बार यहाँ पर कोई भी लाश नहीं है। परंपराएं अभी भी जारी रहती है, लेकिन खून का सिलसिला खत्म हो चुका है और इसी के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कहानी थी जिसमें समाज की बेरुखी और अपमान एक इंसान को राक्षस बनने पर मजबूर कर देते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलेंगे ऐसी ही और मजेदार कहानी के साथ। टिल देन, बाय बाय।